मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, विजय नायर जेल में है, केजरीवाल के साथ जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार में सहयोगी रहे वो सब जेल में है और तार मुख्यमंत्री के शीश महल तक पहुंच रहे हैं। ये जो भगवंत मान का हवाई जहाज लेके केजरीवाल घूम रहे थे बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विधेयक रोको, ये विधेयक नहीं रुका केजरीवाल का भ्रष्टाचार। 2025 में अरविंद केजरीवाल की सत्ता को दिल्ली के लोग उखाड़ के फेंक दें। ये दिल्ली का बेटा है, इसका डीएनए टेस्ट हो जाए। दिल्ली के डीएनए में तो खालिस्तानी खून नहीं हो सकता, दिल्ली के डीएनए में तो शाहीन बाग के जो नफरती गैंग था उसका खून नहीं हो सकता, दिल्ली के डीएनए में तो नक्सली छींटे नहीं मिलेंगे, दिल्ली के डीएनए में सेना के सवाल उठाने वाले ये रेड सेल वाइट सेल नहीं मिलेंगे। दिल्ली का डीएनए नहीं है। ये धोखा देके कहते हैं ना कि कोई माँ बैठी हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी देख के नकली बेटा बन के आके बैठ जाए कि इसका सब कुछ लूट के भाग जाऊंगा और एक दिन इसी का गला दबा के मार दूंगा और दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। ये वैसा शातिर अपराधी है। दिल्ली का बेटा नहीं है। दिल्ली के डीएनए से केजरीवाल का डीएनए मैच नहीं करता। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अध्यादेश को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद संसद में वो पास हो गया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी और विशेष तौर से उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। आखिर इस अध्यादेश को अरविंद केजरीवाल क्यों रोकना चाहते थे और इसके रुकने के बाद से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए क्यों हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष श्री कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। कपिल जी, संसद के अंदर अमित शाह जी ने भी शीश महल का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को आज पूरा देश जानता है, लेकिन इस शीश महल में ऐसा क्या है जो कि अरविंद केजरीवाल को अब इस शीश महल के अंदर कारावास की सलाखें नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर सेमीफाइनल था तो सेमीफाइनल वो हार गए और जो सेमीफाइनल हार जाता है वो फाइनल नहीं खेलता, तो ये फाइनल की रेस से बाहर है। यूपीए 3 इसको इंडिया वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूपीए के पाप जनता को पता है। तो जिस आदमी के पाप और चोरी पता होती है वो सोचता है मैं थोड़ा वेश बदल लूँगा, नाम बदल लूँगा, किसी और शहर में चला जाऊँगा तो लोग शायद मेरे पापों को पहचानेंगे नहीं। तो ये इंडिया नहीं है, ये यूपीए है। और बौखलाहट असली क्या है जो आपने बोली, असली बौखलाहट ये है कि मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, विजय नायर जेल में है, केजरीवाल के साथ जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार में सहयोगी रहे वो सब जेल में है और तार मुख्यमंत्री के शीश महल तक पहुंच रहे हैं। बौखलाहट क्या है उसको अगर आपने समझना हो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सबसे पहले कौन से विभाग की फाइलें उठाई गई? विजिलेंस विभाग की फाइलें उठाई गई। विजिलेंस विभाग का ताला तोड़ा गया रात को केजरीवाल के लोगों के द्वारा और फाइलें लेके भागे शराब घोटाले की और शीश महल की फाइलें लेके भागे। उसी से स्पष्ट होता है कि डर क्या है, बौखलाहट क्या है। और जिस 10 मिनट के इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आप केजरीवाल जी को देखें तो ऐसा लग रहा था बस रोने ही वाले, फूट फूट के रोने, जैसे किसी कोई इंसान अपने आंसू रोका हुआ हो, रोलाई छूट रही हो लेकिन बोल कुछ और रहा हो। वो जो घबराहट थी, वो जो डर था, वो जो बौखलाहट थी, वो दिखाई दे रही थी। और पहली बार मैं देख रहा था कि लोग इंटरव्यू देख रहे थे सड़कों पे, जो भी टीवी पे देख रहा था वो हंस रहा था कि जैसे किसी की चोरी पकड़ी जा चुकी है, हथकड़ी पड़ चुकी है, जेल की तरफ ले जा रहे हैं। और उसकी जो भाव भंगिमा होगी वो भाव भंगिमा केजरीवाल की थी। जी, एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हम जैसे कि देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को हम देख रहे हैं, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल चले जाते हैं, मनीष सिसोदिया आबकारी मामले में जेल चले जाते हैं और सबको पता है कि किस तरह का भ्रष्टाचार अंदर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि आखिर इसमें जो भ्रष्टाचार का मामला उसमें शिकंजा कसता जा रहा है। उसके बाद भी ये शीश महल बनाने वाली जो हिम्मत है भ्रष्टाचार के पूरे मामले में, वो आती कैसे है? देखिए, एक तरह का तो कारावास वो है ही, क्योंकि वो आंदोलन का कारावास है, वो ईमानदारी की राजनीति का कारावास है, वो जो आपने वैकल्पिक व्यवस्था की बात की थी उसका कारावास है। कारावास भी क्या, आप उसका श्मशान घाट बोलिए। उस शीश महल के नीचे जनता का एक आंदोलन दफन है। उस शीश महल के नीचे ईमानदारी की राजनीति की बहुत बड़ी बड़ी बातें दफन है। उनकी लाशों के ऊपर ये शीश महल बनाया गया है। और कल्पना कीजिए कि जो इंसान कहता था कि मेरे को 2 कमरे का घर नहीं चाहिए, वो कोरोना के काल में गैर कानूनी तरीके से जनता के पैसों से 16 लाख रुपए की तो टॉयलेट की सीट लगवाई है उन्होंने। इससे ज़्यादा वल्गर, इससे ज़्यादा गिरा हुआ देश की राजनीति में कुछ और नहीं हो सकता है।
तो जेल इनकी गति है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं 2017 से बोल रहा हूँ। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, इनकी राजनीति का अंत तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे होगा। 3 में से 2 लोग जा चुके हैं और तीसरे का नंबर लगना निश्चित है। जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि शीश महल के मामले में भी सत्येंद्र जैन के हस्ताक्षर हैं, अरविंद केजरीवाल खुद कहीं साइन नहीं करते, ये हर कोई बोलता है। कुछ लोग हम मिले थे, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने अब आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया इसी भ्रष्टाचार से तंग आकर। वो भी यही बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल बड़ी चालाकी से काम करते हैं। वो कभी खुद किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करते। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने कोई विभाग नहीं ले रखा है ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सकें और इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आए तो वो ना फंसे, बल्कि गर्दन उसकी नपे जिसके हस्ताक्षर हों। तो क्या ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आता? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सत्येंद्र जैन जेल बाद में गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है तृप्ति जी कि शीश महल की फाइल में साइन ही अकेले सत्येंद्र जैन के हैं। सत्येंद्र जैन शीश महल की फाइल को साइन करके अप्रूव करा के, ये जो पूरा टेंडर हुआ है रिनोवेशन के नाम पे, नई इमारत खड़ी की गई है, जंगल काटे गए हैं, ये सब जो करोड़ों रुपए के पर्दे, 10-10 लाख रुपए के पर्दे और टीवी लगाए गए हैं, इस फाइल में साइन किसी इंजीनियर का नहीं, किसी अधिकारी का नहीं, केवल एक जो वहाँ पर अधिकारी नोडल ऑफिसर था सीएम घर के रिनोवेशन का, वो और सीधा मंत्री का साइन है सत्येंद्र जैन का। तो वो ऑलरेडी एक भ्रष्टाचार में जेल में है। और काले धन के मामले में भी, हवाला के मामले में भी और फर्जी कंपनियों के मामले में भी 3 आपराधिक मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। तो उसकी प्रवृत्ति ही करप्शन की थी। उसी व्यक्ति को इन्होंने अपना खास बना के रखा था। तो इन्होंने सत्येंद्र जैन से ये सब क्लियर कराया था। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में जा चुका है। शीश महल की पूछताछ भी सत्येंद्र जैन से चल रही है। उसी दौरान जो लूट हुई है ये शीश महल, तो उसका केवल एक उदाहरण मात्र है जो कि इन्होंने स्वयं खुद के बंगले में किया, इसीलिए सामने से दिखाई दे रहा है। देखिए, चाल तो उन्होंने चली। पूरी दुनिया में किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के पास अगर कोई विभाग नहीं होता तो वो इसे अपना अपमान मानता है और 24 घंटे में इस्तीफा दे देता है। ब्रिटेन में ऐसे 2 बार उदाहरण आए जब किसी मंत्री को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो किया गया केवल 24 घंटे के लिए। तो इसको उसने ये मानते हुए कि विदाउट पोर्टफोलियो का मतलब है कि अब मेरी आवश्यकता नहीं है, उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली पूरे विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में अकेला ऐसा राज्य है जहां पे चीफ मिनिस्टर बिना किसी पोर्टफोलियो के बैठा हुआ है। तो ये तो निकम्मेपन की हद है, ये तो बेशर्मी की हद है। और बिल्कुल जो आपने कहा कि चालाकी है कि मैं साइन ही नहीं करूंगा तो मैं फंसूंगा नहीं, लेकिन ये फंस गए क्योंकि इन्होंने साइन तो नहीं किए, लेकिन इन्होंने वीडियो कॉल की थी। और वो वीडियो कॉल की थी इन्होंने शराब घोटाले के पैसों के लेन देन के समय। जब विजय नायर से पैसों के लेन देन के समय डील हुई तो वीडियो कॉल केजरीवाल जी के साथ की गई और केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया कि मेरा आदमी है, पैसे दे दो। और वीडियो कॉल के बाद फ़ोन तोड़ दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खत्म नहीं होते। और इसी कारण आज विजय नायर जेल में है, इसी कारण मनीष सिसोदिया जेल में है, और इसी कारण एक बार अरविंद केजरीवाल जी को बुला के पूछताछ हो चुकी है। और इसीलिए वो दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं, देश के सारे राज्यों में भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। विधेयक रोको यात्रा, ये जो भगवंत मान का हवाई जहाज लेके केजरीवाल घूम रहे थे बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विधेयक रोको, ये विधेयक नहीं रुका केजरीवाल का भ्रष्टाचार, शीश महल का धंधा, शराब घोटाले का धंधा, वो रुका इस बिल से। इसीलिए ये बिल अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अध्यादेश में ये बिल पास हो रहा था तब राघव चड्ढा जो एक और विशेष व्यक्ति हैं, काफ़ी करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के, भरोसेमंद माने जाते हैं, अब उनके ऊपर आरोप लगा है कि जो मोशन वहाँ पर प्रस्तावित किया गया था उसमें 5 नेताओं के, उन्होंने 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर किए। आरोप नहीं लगा तृप्ति जी, साबित हुआ है। 5 के 5 सांसद ने सदन के पटल पे खड़े होकर उसी वक्त ये बात बोली है कि राघव चड्ढा ने हमारा नाम बिना अनुमति के लिया है। तो ये आरोप नहीं है, ये तो सिद्ध बात है। और राघव चड्ढा ने आज तक भी इस बात को काटा नहीं है। राघव चड्ढा ने ये जरूर बोला कि नोटिस आएगा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन 5 सांसदों की अनुमति नहीं ली, इस बात के विरोध में राघव चड्ढा के पास कोई सबूत नहीं है, ना वक्तव्य है उनका। तो ये अपराध है और ये संसद की अवमानना तो है ही, क्योंकि आपने पार्लियामेंट को क्या आम आदमी पार्टी का दफ्तर समझ लिया? कोई भी कागज पे कुछ भी लिख दोगे कि जैसे ये दफ्तर में आप लोगों को हटा रहे हो, निकाल रहे हो, टिकटों की ये जो बंदर बांट चल रही है, ये आपने संसद को आम आदमी पार्टी का दफ्तर समझ लिया कि राघव चड्ढा कुछ भी लिख देगा और चल जाएगा। संसद की अवमानना के साथ साथ आईपीसी की धारा 464, 467 और 471 में ये जालसाजी का, धोखाधड़ी का मामला है। ये संसद में नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है भारत के संसदीय इतिहास में इस प्रकार की जालसाजी पहली बार किसी व्यक्ति ने की होगी।
देखिए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो हर किसी को अनपढ़ बोलती है, और प्रधानमंत्री मोदी को तो वो लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं कि वो अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनके ये पढ़े लिखे सांसद, पढ़े लिखे नेता, पढ़े लिखे मंत्री क्या नहीं जानते कि संसद के नियम क्या होते हैं, जो वो इस तरह की अनुशासनहीनता करते हैं। और ये अनुशासनहीनता सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं है, जिस तरह की बातें संसद में बताई गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उन्होंने तो ये तक बताया कि इनका कार्य करने का तरीका ही ऐसा, चाहे विधानसभा का सत्र हो उसमें कभी सत्रावसन ही नहीं होता है, और वह अपनी मर्जी से चलाते हैं, किसी नियम को नहीं मानते, कोई अनुशासन नहीं मानते हैं। तो ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं? देखिए, ये जेल जाने का डर इंसान से बहुत बड़े बड़े पाप करवाता है। केजरीवाल को जेल से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सभी नियम, कायदे, मान मर्यादाएं तोड़ने पे उतारू है। इसीलिए उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया, संसद के नियमों का उल्लंघन किया, झूठी सेलेक्ट कमेटी बना के संसद के पटल पे रखने की बेशर्मी की। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? राघव चड्ढा नहीं है इसके पीछे का कारण। राघव चड्ढा तो कठपुतली है। इसके पीछे का कारण है केजरीवाल का डर कि मैं जेल जाने वाला हूँ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे जेल जाने से रोकने के लिए शरद पवार के जूते में दाल पीनी है, शरद पवार के जूते में दाल पिएंगे। सोनिया गांधी के चरणों में बैठना है तो संजय सिंह सोनिया गांधी के चरणों में बैठेंगे। कहीं पर भी जाके झोली फहरानी है, तलवे चाटने हैं, देश देश में घूम के जिनको भी भ्रष्टाचारी बताया था सबके जाके पैर छू के माफ़ी मांग के आए, लेकिन उसके बाद भी विधेयक नहीं रुका। तो ये केजरीवाल को जेल से बचाने के लिए कुछ भी करो, सबूत नष्ट करने के लिए कुछ भी करो, उसकी हड़बड़ाहट है। उस हड़बड़ाहट में एक के बाद एक गलतियां इनसे हो रही हैं। जी, आपने जैसे कि अभी बताया कि राघव चड्ढा के बारे में हम बात करते हैं। राघव चड्ढा पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मामला है, उन्होंने राज्यसभा में जो किया फर्जी हस्ताक्षर वाला, उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। आपको लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब राघव चड्ढा के भी जेल जाने के चांसेस हैं? देखिए, मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो जाए, क्योंकि बहुत ही अभी उनकी सगाई हुई है, विवाह होने वाला है, और मेरी तो शुभकामनाएं हैं उनको उनके नववैवाहिक जीवन के लिए। और मेरी तो ये शुभकामनाएं भी रहेंगी कि इस विषैली राजनीति से दूर रह के अपने नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें। लेकिन गलती तो हुई है, और छोटी मोटी गलती नहीं हुई, भयानक अपराध हुआ है। नहीं होना चाहिए था राघव चड्ढा को इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए था। वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और जीवन के इस मोड़ पे केजरीवाल के कहने पे अगर आज वो करेंगे तो विजय नायर वाली गति को प्राप्त होंगे। वो भी एक युवा लड़का आज तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के कारण बैठा हुआ है, क्योंकि केजरीवाल के इशारे पे पैसों का लेन देन और रिश्वत के काम में फंसा। तो राघव चड्ढा को मेरी तो यही सलाह है, आप मर्यादा की सीमा को लांघ चुके हैं, जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ से वापसी असंभव है। लेकिन अगर वापसी हो सकती है तो कर लीजिए, क्योंकि जीवन के ये पल वापस नहीं आएंगे। एक भ्रष्टाचारी राजनेता की चाटुकारिता में आप बहुत अमूल्य जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं। जी, और जिस तरह से अब तो देश में हर कोई ये बात करता है, सोशल मीडिया पे भी लगातार लिखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक तरह के मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया पे लोग लिखते रहते हैं, जो उनके साथ नेता जुड़े होते हैं, क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसा मामला देखने के बाद, कि ये लोग वो हैं जो फंस गए हैं, लेकिन जो केजरीवाल हैं उनके ऊपर कोई आँच नहीं आती है, और ये भी कहा जाता है कि सारा खेल केजरीवाल ही रचते हैं। तो क्या उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती? देखिए, वहाँ पर अब जो बचा है, वहाँ पे रीढ़ वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा। रीढ़ विहीन लोगों का एक झुंड है, जो है वो पाप में भागीदार है, जो है वो इस दुष्कर्म में भ्रष्टाचार का भागीदार है। उसको ये पता है कि यहाँ से पार अब केवल तिहाड़ का दरवाजा है, तो वो अब उनकी मजबूरी है पीछे हटने का, पाप ना करने का, भ्रष्टाचार से बचने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का ज़माना उनका निकल गया। जो आवाज़ उठा सकते थे, जो सवाल कर सकते थे, जो बोल सकते थे, जो पाप से बच सकते थे, वो बहुत पहले इस गंदगी से दूर हो गए। अब जो बचा है वो पाप का भागीदार है, और पाप का भागीदार कौरवों की सेना में खड़ा हुआ है। तो दुर्योधन तो लास्ट में ही मारा जाएगा, लेकिन सेनापति अलग अलग और सेना, उसका समूल नाश निश्चित है। और इनमें से कोई भी इस पाप से बच नहीं पाएगा जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने किया है, और देश की आकांक्षाओं के साथ जो किया, इससे बच नहीं पाएंगे। तिहाड़ की सज़ा तो बहुत छोटी है, देश के साथ जो छल और विश्वासघात हुआ है उसकी बहुत बड़ी सज़ा होगी, और उसको ये इतिहास में इनका नाम जिन अक्षरों में लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, और जैसे उदाहरण इनके लिए दिए जाएंगे, वो इनकी आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी। जी हाँ, ये तो पूरे भ्रष्टाचार के मामले हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है, वो है देश विरोधी गतिविधियों का। हमने दिल्ली दंगों में भी देखा था कि ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था, और अब नूह के जो हिंसा हुई है उसमें भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के एक नेता का नाम सामने आ रहा है।
आखिर ये दिल्ली के नेताओं का इन देश विरोधी गतिविधियों से, इन दंगों से रिश्ता क्या है? दंगों से नहीं, देश विरोध से। उसमें चाहे दंगा करना पड़े, चाहे घोटाला करना पड़े, चाहे फूट डालनी पड़े, चाहे आग लगानी पड़े, चाहे देश विरोधी शक्तियों के समर्थन में खड़ा होना पड़े, चाहे भारत की सेना के ऊपर सवाल उठाने पड़े, चाहे कश्मीर में सेना के खिलाफ बयान देना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े वो हर कुछ करेंगे कि देश कमज़ोर हो। इन सब की जड़ में वही मानसिकता है जिस मानसिकता को लेके ये लोग शाहीन बाग के साथ जाके खड़े हुए थे। जब मनीष सिसोदिया ने ये बयान दिया था तृप्ति जी कि मैं तो शाहीन बाग के साथ हूँ, ये मनीष सिसोदिया का बयान था, तब मैंने ये कहा था कि शाहीन बाग के साथ हो ना तो शाहीन बाग के अपराधी जहाँ जाएंगे वहीं सिसोदिया जाएंगे। और ईश्वर का न्याय देखिए, आज जहाँ उमर खालिद पड़ा हुआ है, जहाँ ताहिर हुसैन पड़ा हुआ है, वहीं मनीष सिसोदिया पड़ा हुआ है। तब वो शाहीन बाग के साथ थे कि नहीं थे? आज शाहीन बाग के साथ ही हैं तिहाड़ जेल के अंदर। ये ईश्वर का न्याय है। भारत की जो क्षमता है ना, भारत का जो स्वभाव है, उसको बहुत सारे लोग नकार जाते हैं, लेकिन इस देश के खिलाफ कोई साजिश करता है, ईश्वर भी उसको छोड़ता नहीं है। और इसी कारण शायद शराब के घोटाले से तो सिसोदिया बच जाते, लेकिन जो शाहीन बाग के साथ खड़े होने का पाप किया था, वो पाप आज पलट के उनके पास आया है। आज शाहीन बाग के साथ और शाहीन बाग के अपराधियों की जो गति होगी वही गति मनीष सिसोदिया की होगी, ये निश्चित है। जी हाँ, और केजरीवाल जी को लेके कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, लगातार भ्रष्टाचार से लेकर दंगों में उनके नेताओं की संलिप्तता सामने आ रही है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो चीज़ सबको दिखाई दे रही है, दिल्ली की वो जनता भी तो देख रही है जिसने 2 बार भारी बहुमत देकर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी है। क्या आप उन लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने गलत हाथों में सत्ता सौंप दी है? क्या वो खुद को अब ठगा सा महसूस कर रहे होंगे? डेफिनेटली आंखें खुली है। देखिए, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को सब पता होता है। और पब्लिक ने बेशक कभी जो कांग्रेस की जो इक्वेशन थी कि कांग्रेस पार्टी ही समाप्त हो गई दिल्ली में, वो इक्वेशन इनके फेवर में काम कर गई। मुस्लिम वोट बैंक का जो पोलराइजेशन था वो इनके फेवर में काम कर गया। या पानी बिजली की सब्सिडी की जो बातें थी उसके कारण जनता ने कहा कि हम मोदी जी को तो दे ही रहे हैं केंद्र में, दिल्ली में अपने पानी बिजली के लिए वोट दे दें। लेकिन आज जो पानी में जिनकी गलियां डूबी हुई हैं इस बाढ़ में, जिनके सामान डूब गए और 10-10 लाख के पर्दे अपने घर में लगवाने वाला आदमी 10-10 हज़ार रुपये का मुआवजा दे रहा था, जिसका पूरा घर बह गया उसको, तो दिल्ली की जनता आज देख रही है कि कितना महंगा पड़ा है। डीटीसी की बसें रोज़ हर हफ्ते एक बस जल के राख हो रही है। कर्मचारियों को जिनको परमानेंट करने के वादे किए गए थे, उनकी तनख्वाह उनके खातों में आनी बंद हो गई है। जो तनख्वाह हमेशा 10 तारीख को उनके अकाउंट में आ जाती थी। दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन मिलनी बंद है, महिलाओं को पेंशन मिलनी बंद है, विधवाओं को पेंशन मिलनी बंद है, नए राशन कार्ड बनने दिल्ली के अंदर बंद है। दिल्ली जिस प्रकार से ठप है, एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल नया बनाओ, जिस ज़मीन पे पहले कोई अस्पताल स्कूल नहीं था वहाँ आप बन के खड़ा हो, ऐसा एक भी नहीं बना, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। शीला दीक्षित जी के समय का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कॉमनवेल्थ का नहीं होता तो कोलैप्स कर गई होती है पूरी की पूरी सिटी। और 8 जो मिलियन क्यूबिक बाढ़ का पानी जो दिल्ली को नहीं डुबो सकता था, 3 मिलियन क्यूबिक में सिविल लाइन और तिमारपुर डूबा हुआ, इस दिल्ली ने अपनी आंखों से देख लिया है। ये डूबती हुई दिल्ली आज सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है दिल्ली। और केजरीवाल जी को शायद गलतफहमी होगी कि चंद पत्रकारों को खरीद के या मीडिया चैनलों को पैसा फेंक के वो अपनी इस डूबती हुई नैया को बचा पाएंगे। लेकिन मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ आपके सामने कि 2025 में अरविंद केजरीवाल की सत्ता को दिल्ली के लोग उखाड़ के फेंक देंगे। जी हाँ, केजरीवाल जी, लेकिन एक बात है कि वो लगातार ये बोलते रहते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं। आपको लगता है कि इतना भ्रष्टाचार सामने क्या आने के बाद, जब उनके खुद के इतने मंत्री जेल जा चुके हैं, अगर देखा जाए उनके सत्ता में आने का 1 दर्जन से ज़्यादा उनके नेता मंत्री जेल जा चुके हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा चुनेगी? और क्या, जो कि आप भविष्यवाणी करते रहते हैं, कि आपको लगता है कि अगले चुनाव से पहले केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं, जिस तरह के खुलासे उनके पूरे मामलों को लेकर हो रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली का बेटा है ना, जिस दिन डीएनए टेस्ट हो गया पता लग जाएगा दिल्ली का बेटा नहीं है। ये दिल्ली का बेटा है, इसका डीएनए टेस्ट हो जाए। दिल्ली के डीएनए में तो खालिस्तानी खून नहीं हो सकता। दिल्ली के डीएनए में तो शाहीन बाग के जो नफरती गैंग था उसका खून नहीं हो सकता। दिल्ली के डीएनए में तो नक्सली छींटे नहीं मिलेंगे। दिल्ली के डीएनए में सेना के सवाल उठाने वाले ये रेड सेल वाइट सेल नहीं मिलेंगे। दिल्ली का डीएनए नहीं। ये धोखा दे के कहते हैं ना कि कोई माँ बैठी हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी देख के नकली बेटा बन के आके बैठ जाए कि इसका सब कुछ लूट के भाग जाऊंगा और एक दिन इसी का गला दबा के मार दूंगा और दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। ये वैसा शातिर अपराधी है, ये दिल्ली का बेटा नहीं है। दिल्ली के डीएनए से केजरीवाल का डीएनए मैच नहीं करता। दिल्ली के संस्कारों से केजरीवाल का संस्कार मैच नहीं करता। तो ये दिल्ली पे लूटने की नीयत से बहुत लोग आए,
इस शहर में बहुत लोग आए, पिछले 1000-1500 साल के इतिहास में दिल्ली को आके लूट के गए बहुत लोग हैं। उस फहरिस्त में आक्रमणकारी भी आए, आतंकी भी आए, जिहादी भी आए, लेकिन लुच्चे लफंगे भी आए। तो लुच्चे लफंगों की श्रेणी में केजरीवाल का नाम भी कुछ वर्ष दिल्ली लूट के गया। बस इतना ही इनका दिल्ली से नाता, इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं। और एक नाता इनका दिल्ली से रहेगा कि दिल्ली की जेल में ये बहुत लंबे समय तक सड़ेंगे, इससे ज़्यादा इनका कोई भविष्य नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कई खुलासे देश भर के सामने आ चुके हैं। दिल्ली की जनता भी ये देख रही है कि जो शीश महल बना है, अब उस शीश महल पर जांच हो रही है, ईमानदारी के पत्थर पड़ रहे हैं तो शीश महल चकनाचूर हो रहा है। ये शीश महल की राजनीति, ये भ्रष्टाचार की राजनीति आम आदमी पार्टी की राजनीति को कहां तक ले जाती है? क्या ये राजनीति यहीं पर खत्म हो जाएगी सच सामने आने के बाद, या फिर केजरीवाल फिर कोई नई चाल चलेंगे? ये आगे समय बताएगा। फिलहाल कपिल मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार तृप्ति जी, आभार आपका। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, विजय नायर जेल में है। केजरीवाल के साथ जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार में सहयोगी रहे वो सब जेल में है। और तार मुख्यमंत्री के शीश महल तक पहुंच रहे हैं। ये जो भगवंत मान का हवाई जहाज लेके केजरीवाल घूम रहे थे बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विधेयक रोको विधेयक रोको, ये विधेयक नहीं रुका केजरीवाल का भ्रष्टाचार। 2025 में अरविंद केजरीवाल की सत्ता को दिल्ली के लोग उखाड़ के फेंक दें। ये दिल्ली का बेटा है, इसका डीएनए टेस्ट हो जाए। दिल्ली के डीएनए में तो खालिस्तानी खून नहीं हो सकता, दिल्ली के डीएनए में तो शाहीन बाग के जो नफरती गैंग था उसका खून नहीं हो सकता, दिल्ली के डीएनए में तो नक्सली छींटे नहीं मिलेंगे, दिल्ली के डीएनए में सेना के सवाल उठाने वाले ये रेड सेल वाइट सेल नहीं मिलेंगे। दिल्ली का डीएनए नहीं है। ये धोखा दे के कहते हैं ना कि कोई माँ बैठी हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी देख के नकली बेटा बन के आके बैठ जाए कि इसका सब कुछ लूट के भाग जाऊंगा और एक दिन इसी का गला दबा के मार दूंगा और दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। ये वैसा शातिर अपराधी है, दिल्ली का बेटा नहीं है। दिल्ली के डीएनए से केजरीवाल का डीएनए मैच नहीं करता।